पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, जिसके इंस्टाग्राम पर 8.4 मिलियन है, यहाँ पर एक दिन के अंदर में एक नॉर्मल कॉकरोच जनता पार्टी जैसी आईडी कैसे बन जाती है जहाँ 8.7 मिलियन से भी ज्यादा लोग हैं। ठीक है, युवा के बारे में कोई बात नहीं करता, बेरोजगारी के बारे में कोई बात नहीं करता है, गरीबी के बारे में कोई बात नहीं करता है। आप देखिए शिक्षा मंत्री जो है उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि एसएससी में क्या होता है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि कितने बच्चों ने जो है जान दे दी नीट पेपर लीक के बाद में। इनके ऊपर सपोर्ट है तो ये हवा में उड़ रहे हैं, इनको अभी जेनजी के बारे में नहीं पता है। इन लोगों को अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब ये चीजें फटेंगी युवाओं के अंदर में तो यहाँ पर जबान भी नहीं रहेगी ये बात बोलने के। यहाँ देश जो है एकदम महंगाई से मर रहा है, हालत खराब है और हमारे पीएम साहब को मेलोडी खाना है। मेरा जो एक सलाह होगा एक और कॉकरोच जनता पार्टी को और उनके जितने लोग हैं जो उनके साथ में जुड़े हैं, अलग अलग जगहों पर जा करके वीडियोस बना करके आप उसको वहां पर दिखाइए कि देखो ये नदी है, यहाँ पर इसके लिए ये भाषणों में इतनी इतनी चीजें कही गई थी। आप मीडिया बनिए, आप यहाँ पर चीजों को इंटरनेट पे लेकर के आइए। मीडिया की औकात नहीं है, ठीक है, उसके जुबान पे ताला लग गया है पैसे से। तो आप में से कितने लोग जो हैं वो कॉकरोच जनता पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं ये बताइए पहले। कितने लोग जा रहे हैं, ठीक है, कितने लोग जा रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी को ज्वाइन करने, ठीक है। आप में से काफी लोग देखिएगा हमको कहते हैं कि सर आप इसके ऊपर में बात करिए, उसके ऊपर में बात करिए। मैं अवॉइड करता हूँ। मैं अवॉइड पता है क्यों करता हूँ? क्योंकि मतलब यार हम लोग भी इंसान हैं और हमारे पास भी इमोशंस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक छोटा सा कहना है कॉकरोच जनता पार्टी के लिए जो भी है, कई सारी चीजें यार मेरे मन में मिक्स थॉट आते रहते हैं। लिटरली बताऊं, कई सारी चीजें मेरे दिमाग में चलते रहती हैं, ठीक है। जैसे हम सभी को पूरे भारत में ये अच्छे से बात पता है, ठीक है, कि ना हम अपने सत्ता पक्ष से खुश हैं और ना हम अपने विपक्ष से खुश हैं। विपक्ष भी के अंदर भी इतनी दम नहीं है कि हमारी आवाज को बहुत बढ़िया तरीके से वो उठा पाए, और जो सत्ता पक्ष है मेरे भाई वहां पर चंद मुद्दे, वो जाति, धर्म और यहाँ हिंदुत्व, और बस इन्हीं दो चार चीजों के पीछे लग लग के बस वो अपने चुनाव की मंशा बना रहे हैं, ठीक है। युवा के बारे में कोई बात नहीं करता, बेरोजगारी के बारे में कोई बात नहीं करता है, गरीबी के बारे में कोई बात नहीं करता है, ठीक है। और मीडिया तो ऐसी है जहां पर 100 चीजों को फोकस ना करके वो खुद जाकर के झालमुरी खा करके वहां पर प्रचार कैंपेनिंग करती है, ठीक है। तो हम सबको बहुत कुछ दिखता है। इनफैक्ट हम सब ये बहुत अच्छे से देख पाते हैं कि किस तरीके से, जैसे बंगाल में ही चुनाव हो रहा था तो वहां के आम पब्लिक लोगों ने जो है, ठीक है, किस तरीके से ये बार बार मीडिया रिपोर्टर से ये पूछते थे कि अच्छा तुम दिल्ली के तो नहीं हो, तुम यहाँ के तो नहीं हो। उनका दिमाग वहां फिक्स था, उनको पता था कि यहाँ पर विश्वसनीय नहीं है, जो बातें कहेंगे वो काट देंगे, नहीं दिखाई जाएगी। तो लगभग हम सबको ये लगता है ना एवरीथिंग इज ओवरटेकन। जैसे मैं भी कई बातें मीडिया में बोल करके आता हूँ आपके लिए, लेकिन कई बार वो बातें पूरी तरीके से नहीं आ पाती हैं। दूसरा, हमारे जो अपने भारत में अगर आप देखोगे तो जब भी किसी व्यक्ति ने कोई भी आवाज पिछले 10-12 सालों के अंदर में उठाना चाहा है, या तो वो आवाज मर जाती है या वो व्यक्ति खत्म हो जाता है। मैं आपको कई बार उदाहरण दे दूंगा, कई ऐसे प्रोटेस्ट हुए जो जागे फिर बाद में उनके अंदर फूट डाल के रोक दी गई, खत्म कर दी गई, सारी चीजें हुई, ठीक है। इसी बीच में हमारे एक बड़े प्यारे नेता भी आए, राघव चड्ढा जी। जब यहाँ पर वो आए तो उनको देख करके हम लोगों को विश्वास जाएगा, क्योंकि हम लोग इमोशनल फूल आदमी हैं। भारत की जनता क्या इमोशनल फूल है, हम सभी को फूल बना दिया जाता है, ठीक है। इन्हीं तरह से इमोशनल चीजें कर करके वो भाई साहब जब आए, सांसद में इतनी बढ़िया बढ़िया भाषण, आम आदमी के लोगों के मुद्दे को उठाना, ठीक है, सिम कार्ड के मुद्दे, बाकी लोगों के मुद्दे। क्या हुआ सिम कार्ड पे? कुछ हुआ नहीं हुआ, उल्टा और रेट बढ़ गया, ठीक है। तो तमाम तरह की चीजें उन्होंने उठाई, हमें लगा हमारा कोई हीरो आ गया, क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये राजनीतिक में सारी चीजें हो रही हैं गलत है। आप देखिए शिक्षा मंत्री जो है उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि एसएससी में क्या होता है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि कितने बच्चों ने जो है जान दे दी नीट पेपर लीक के बाद में, ठीक है। मतलब चिल हैं लोग, खुश हैं, बस उनको ये है कि हर राज्य में जो है वो भगवा फतेह करने वाली कहानी है। करिए, जीतना बुरी बात नहीं है, लेकिन जीत जिस वजह से रहे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं तो वो थोड़ा गलत लगता है, ठीक है। तो पहले राघव चड्ढा जी आए तो उसके बाद में उन्होंने हमारे मन में अलग जगाई कि शायद हो सकता है कुछ नया परिवर्तन होगा, ठीक है। हम सभी लोग एकदम इमोशनली उनको सपोर्ट करने चले गए, बट बाद में उन्होंने अपनी राजनीतिक रोटी सेक ली और उसी पार्टी को जाके ज्वाइन कर लिया जिसको वो गरिया रहे थे, ठीक है। अगर वो विजय थलापति की तरह शायद ऐसा काम करते कि भाई हम किसी के साथ में नहीं जाएंगे, मैं अपनी पार्टी खुद जो है यहाँ फॉर्म करूंगा, हो सकता है मुझे कुछ साल सत्ता से दूर रहना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं सत्ता का भूखा नहीं हूँ, मैं यहाँ पर काम का भूखा आदमी हूँ, मैं यहाँ दूर रह करके अपनी पार्टी बना करके और तब उसके बाद में मैं चुनाव लड़ूंगा, तो शायद मुझे जनता सपोर्ट करेगी, शायद एक विश्वास दिखाएगी, और उसके लिए होता भी, वो मिलता भी उनको। लेकिन उन्होंने थोड़ा पेशेंस और सब्र नहीं रखा, उन्होंने पहले अपने फायदे देखे। अब उसके बाद में यहाँ पर जो है सीजीआई ने भारत की युवाओं को कॉकरोच कह दिया, ठीक है। और ये लोग कहेंगे क्यों नहीं? क्योंकि उनके पास में तो असीम पावर है। आप इलेक्शन कमीशन के आप हेड को देखिए, वहां अजीबो गरीब बयान देते हैं कि क्या फुटेज जारी करना चाहिए, ये करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको फर्क ही नहीं पड़ता है, उनके पास में ऊपर से सपोर्ट है,
ऐसे ही सीजीआई हैं, बाकी लोग हैं, मतलब ठीक है भाई, ऊपर से सपोर्ट है। अगर कोई देखो, आपने अभी एक गवर्नर थे, थोड़ा सा वो अगेंस्ट क्या गए, तुरंत उनकी जो है हालत खराब करा करके, मतलब तबीयत खराब के बहाने से उनको इस्तीफा दिलवा दिया गया। ठीक है, तो इनके ऊपर सपोर्ट है, तो ये हवा में उड़ रहे हैं। इनको अभी जेनजी के बारे में नहीं पता है, इनको अभी लोगों के यहाँ पर जो अंदर हो रहे दर्द, अंदर हो रहे पीड़ा को नहीं पता है। इन लोगों को अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब ये चीजें फटेंगी युवाओं के अंदर में, तो यहाँ पर जबान भी नहीं रहेगी ये बात बोलने के लिए। नहीं पता है अभी इन्हें। ठीक है, अजीबोगरीब बयान दे दे रहे हैं। ठीक है भाई, यही युवा हैं, बेरोजगार हैं। बेरोजगारी का कारण कौन है? कौन है? सरकार होती है वहां पर कि भाई आप सही तरीके से रोजगार नहीं निकाल पा रहे। आज से कई सालों पहले सोचिए, मनरेगा जैसी स्कीम्स निकलती थी, जिसने सोचा था काफी ज्यादा लोगों को लेकर के, जनसंख्या बढ़ी, लेकिन स्कीमों का कोई अता पता नहीं है। धरातल पर आते आते वो खत्म हो जाती है। तो भैया हम तो कॉकरोच हो ही जाते हैं, सारे लोग तो हो ही जाते हैं, नाली गटर साफ करने के लिए बने हुए हैं। अब ऐसे में चलो, एक व्यक्ति ने कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत भी की। बस मुझे डर उस व्यक्ति के लिए तो पहले खूब लगा कि भाई जो है सो यहाँ पे मुझे पता है काफी सारी एजेंसियां हैं, काफी सारे लोग हैं उसके पीछे पड़ेंगे। ठीक है, और उसके पीछे पड़ेंगे वहां पर, तो व्यक्ति को भी काम नहीं कर पाएगा, परिवार को खोजेंगे, उसकी संपत्ति खोजेंगे, जाकर के रेड मारना, सारी चीजें करना। फिर कल मैंने एक वीडियो देखी तो पता चला कि वो भारत में रह करके ऑपरेट ही नहीं कर रहे हैं, वो तो विदेश में रह के वहां से जो है अपनी ये इंस्टाग्राम आईडी चला रहे हैं। उस आईडी को हैक करने की भी काफी ज्यादा कोशिश की गई। ठीक है, और अटेम्प्ट हो गए, सारे लॉगिन फेल जो है वो अटेम्प्ट हो गए। फिर उसके बाद में ये भी आरोप लगा कि जैसे अमेरिका ने पूरी तरीके से इंस्टाग्राम को हैक करके नेपाल के अंदर में एक रिवॉल्यूशन लेकर के आया था, दंगे करवाए थे, लोगों की मृत्यु हुई थी, सेम यहाँ अमेरिका ये काम करवा रहा है, विदेशी ताकतें ये काम करवा रही हैं। इंस्टाग्राम में जो है सत्ता में जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनके विपक्ष एक लहर बना रही है। नहीं तो पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, जिसके इंस्टाग्राम पर 8.4 मिलियन है, यहाँ पर एक दिन के अंदर में एक नॉर्मल कॉकरोच जनता पार्टी जैसी आईडी कैसे बन जाती है, जहां 8.7 मिलियन से भी ज्यादा लोग हो जाते हैं। एक दिन में कैसे कोई एक पार्टी ऐसी आ सकती है जो मेरे भाई कम से कम 70 80 90 सालों के राजनीतिक की चीजों को वो बीट कर रही है। तो लोग इस तरीके से दलीलें भी दे रहे हैं वहां पर कि नहीं नहीं, ये तो फेक है, ये तो भारत में एक तरीके से प्रोटेस्ट कराने का मेरे भाई कहीं ना कहीं षड्यंत्र है। मेरा ये कहना है कि नेपाल में प्रोटेस्ट हुआ, सबने देखा, लेकिन उसके बाद में जो बदलाव हुए, क्या वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है? क्या उसके बाद में जो नए पीएम वहां चुन करके आए हैं, उनके एक्शंस किसी को नहीं दिखाई दे रहे हैं? दिखाई दे रहे हैं ना, यानी जनता बदलाव चाहती है, वो खुश नहीं है वहां पे, इसीलिए तो इतनी भारी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। तो डर जो लगा है वो, अगर मेरा एक मैसेज होगा आप लोग उनको पहुंचा सकते हैं, जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो भी हेड हैं उनको। ठीक है भाई, हम लोगों ने बड़ा विश्वास किया था राघव चड्ढा जी के ऊपर में, और वो विश्वास का बहुत बढ़िया विश्वासघात मिला। पूरे भारत के लगभग 87 लाख से ज्यादा लोगों ने आपके ऊपर में कम समय के अंदर विश्वास दिलाया है। तो कम से कम आप इन लोगों का विश्वास रखिएगा। आप किसी पार्टी के साथ में जाके मत मिल जाइएगा, आप अपनी सेटिंग कहीं पर मत कर लीजिएगा, आप अपने नाम पर कोई पैसे वैसे किसी से ले करके और अपने आईडी को डाउन मत कर दीजिएगा। जिन मुद्दों के लिए, जिन विचारधारा पर आपने ये शुरुआत की है, उसको करिए, क्योंकि ऐसे में काफी लोग हैं जो आपके साथ में आना चाहते हैं, खुल के सहयोग करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप कॉम्प्रोमाइज हो गए तो शायद पूरी तरीके से फिर ये जनता की आवाज वहां पर दब जाएगी। ठीक है, और बाकी जब भी कोई ऐसी चीज होती है, अगर आपको लगता है कि बच्चों आप लोगों को कि हाँ भाई हमारा हक यहाँ पर मर रहा है, हमारी हक यहाँ पर खत्म हो रही है, आप बिल्कुल आवाज उठाइए, और ये आपका अधिकार है। ठीक है, समझे मेरी बात को लेकर के? यहाँ चलिए, यहाँ देश जो है एकदम महंगाई से मर रहा है, हालत खराब है, और हमारे पीएम साहब को मेलोडी मेलोडी खाना है। ठीक है, तो चलिए, वो अपनी जगह पर है, आप अपनी जगह पर रहिए। ठीक है, मैं बातें नहीं बोलता हूँ, मेरे से आप बोलेंगे ना, मैं बहुत सारी बातें होती हैं यार, हम लोग बहुत चीजें ऑब्जर्व करते हैं, बहुत चीजें ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन नहीं बोलते हैं। मल्टीपल रीजन है उसके पीछे, ये नहीं कि किसी एजेंसी का डर है, ये नहीं कि इसका मतलब, ठीक है मैंने देख लिया भाई। ठीक है, जब तक पूरे भारत के लोग एकजुट नहीं होंगे, जब तक उनको नहीं समझ में आएगा ना, तब तक बदलाव हो ही नहीं सकता। हम जिस विचारधारा को बॉयकॉट करते हैं, बाद में जाकर के हम उसी विचारधारा के अधीन हो जाते हैं। 2 मिनट धर्म की बात आती क्या है, हमारे अंदर से एकदम जो है सारी चीजें जाग जाती हैं। ठीक है, धर्म अपनी जगह है, सारी चीजें अपनी जगह है, लेकिन तुम्हारे घर में अगर रोटी नहीं रहेगा, तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा, तुम क्या करोगे? एक दूसरे को तो मार के बैठ गए तुम। क्या पहले देश नहीं चलता था? क्या और देश नहीं चलते हैं? सब जगह चलते हैं, बड़े प्यार मोहब्बत से चलते हैं, लेकिन इस हिंसा से दूर रह के चलते हैं। ठीक है, तो बढ़िया से करो यार, सारी चीजें हैं। ठीक है, आज के समय आपको कई सारे शिक्षक पढ़ाते हैं, आप धर्म देख के पढ़ते हो, उनसे नहीं पढ़ते ना, फिर तो अपने देश के विकास के लिए धर्म क्यों सोचते हो? तो इसमें है ना, आप खुद ही वहां थोड़ा सा गड़बड़ हो जाते हो। खैर, ये एक अलग ही टॉपिक है, अलग ही चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। देखिए, सब चीज देखिए, मैं मानता हूँ आपको सब देखना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात वहां पर है कि आपको बहुत है यार, आप डेवलपमेंट की बात ही नहीं कर रहे, आप स्कीम्स की बात ही नहीं कर रहे। ठीक है, आप यहाँ पर पेपर जो है लीक हो रहा है, उसके ऊपर कंट्रोल की बात ही नहीं कर रहे, और जैसे कोई यहाँ पर सवाल पूछने जाता है, उसको ऐसे मैनिपुलेट कर दोगे धर्म के नाम पे, किसके नाम पे, कि वो बोलेगा नहीं नहीं, ये बहुत जरूरी नहीं है, ये जरूरी चीज है, ये खतरे में, इसको पहले सही करते हैं। तो दिस इज द वेरी रॉन्ग थिंग। मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। हम सब समझदार हैं इस समय। बढ़िया है, ज्वाइन करिए कॉकरोच जनता पार्टी, आप लोग कुछ बेहतर करिए भारत में। आप लोग देश के युवा हैं, आप लोगों से उम्मीदें हैं।
ठीक है, आप बेहतर कर सकते हैं, आप लोग चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, बट हाँ, रील जो बनाते हैं तो रील में मुद्दे उठाइए। मेरा जो एक सलाह होगा एक और कॉकरोच जनता पार्टी को और उनके जितने लोग हैं जो उनके साथ में जुड़े हैं, ठीक है, अलग अलग जगहों पर जा करके वीडियोस बना करके आप उसको वहां पर दिखाइए कि देखो ये नदी है, यहाँ पर इसके लिए ये भाषणों में इतनी इतनी चीजें कही गई थी। आप मीडिया बनिए, आप यहाँ पर चीजों को इंटरनेट पे लेकर के आइए। मीडिया की औकात नहीं है, मीडिया की दम नहीं है वहां पर कि जा करके ये बातें कह पाए। ठीक है, उसके जुबान पे ताला लग गया है पैसे से। ठीक है, तो आप वहां पर जाकर के बना सकते हैं। तो आप बनाइए कि भाई देखो ये हम फलाने नगर निगम में रहते हैं, यहाँ के ये पार्षद हैं, 15 साल से हैं, लेकिन अभी भी देखो यहाँ पर गाय लोग जो है उसकी स्थिति क्या है, कूड़े की स्थिति क्या है, नल से पानी आता है उसकी वीडियो बना के डालो कि भैया देखो कैसा पानी आ रहा है। बहुत ज़रूरी है आपको अपनी आवाज़ उठाने का। बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे यार क्या ही फ़र्क पड़ता है, क्यों ही पड़े इन लफड़ों में। ठीक है, तो बस बात खत्म, फिर आप चलिए जितने साल आपको पीछे चलना है। हमेशा ज़िंदगी में पाकिस्तान से कंपैरिजन करके और खुश रहिएगा, लेकिन चाइना से कंपैरिजन करने की किसी की औकात नहीं होगी। ठीक है, सेम जनसंख्या थी हमारी चाइना की एक समय में, हमसे कई गुना पीछे चाइना हुआ करता था। सोचिए उसने अपने आप को कितना काबिल बना दिया। ठीक है, कि यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति उसके यहाँ पर आकर के उसके यहाँ मिल रहे हैं और वो उसको भाव नहीं दे रहा। बताइए भाई साहब, आकर के बंदा सीढ़ी पे सी जिनपिंग ऐसे खड़े हैं और राष्ट्रपति आ रहे गाड़ी से, तो ये भी नहीं गए गाड़ी खोले हाथ मिलाए, नहीं वहीं खड़े हैं, तुम यहाँ हो तुमको यहाँ हाथ मिलाएंगे, एटीट्यूड भाई। और हमारे मोदी जी को देखिए 2 किलोमीटर दूर से यही से हाथ खोलते हुए जाएंगे एकदम। ठीक है, बढ़िया है। क्या ही कहे, मस्त है। चलो ठीक है, जो भी है अच्छा हो रहा है। नजरें देखती सब कुछ है, ऑब्जर्व सब कुछ करती हैं। ठीक है, मतलब यार जो हमने 2014 में एक सोचा था ना कि हाँ कुछ होगा, बेहतर होगा, चंद सालों तक वो दिखा, लेकिन अब वंशा वैसी रही नहीं। ठीक है, क्या ही कहें। ठीक है, बेहतर है, चलो जल्दी देखते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं कहूंगा मैं, बस इतना। और दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स रियर पर, जहां हम किताबों को निचोड़कर आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने वाले सबक लाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपके दिमाग में चल रही उलझनों को सीधे करने का तरीका सिखाती है। थिंक स्ट्रेट बाय डेरियस फॉरेक्स। अगर आप अक्सर सोचते रहते हैं, कहीं मैं ज्यादा सोच तो नहीं रहा, क्या मेरी सोच मुझे ही डिस्टर्ब कर रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। चैप्टर 1, सोचने की कला, थिंकिंग इज अ स्किल। दोस्तों, डेरियस फॉरेक्स इस किताब की शुरुआत एक बहुत ही गहरी बात से करते हैं। सोचना कोई नेचुरल टैलेंट नहीं, बल्कि एक स्किल है। मतलब ये कि जैसे आप साइकिल चलाना या तैरना सीखते हो, वैसे ही आप सही तरीके से सोचना भी सीख सकते हो। अब सोचने की बात सुनते ही लोग कहते हैं, अरे सोच तो हर कोई लेता है, इसमें सीखने की क्या जरूरत। तो सुनिए, हर सोचना सही सोचना नहीं होता। हमारा दिमाग दिन भर हजारों विचारों से भरा रहता है। रिसर्च कहती है कि हम रोज करीब 60,000 से ज्यादा विचार सोचते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि उनमें से कितने आपके काम के होते हैं? बहुत कम। फॉरेक्स बताते हैं कि असल प्रॉब्लम यह है, हम सोचते नहीं, हम बस अपने दिमाग को चलने देते हैं, जैसे वो एक म्यूजिक प्लेयर हो जो बिना रोक टोक बजता जा रहा है। इससे होता क्या है? कंफ्यूजन, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग और एक डगमगाती लाइफ। इसलिए लेखक हमें सिखाते हैं एक गोल्डन रूल, हर सोच को सच मत मानो। दिमाग में अगर कोई डर आया तो सोचिए, क्या यह डर वाकई तर्कसंगत है? अगर कोई राय बन रही है किसी इंसान के बारे में, तो पूछिए, क्या यह राय फैक्ट्स पर है या बस मन का वहम? डेरियस हमें बताते हैं कि अच्छा सोचने का मतलब है पर्पसफुली सोचना। मतलब सोचो, लेकिन एक मकसद के साथ, तभी आप क्लैरिटी पा सकोगे। वो कहते हैं कि आपका माइंड एक ब्राउजर की तरह है। अगर आप उस पर 30 टैब खोलकर छोड़ दो तो क्या होगा? सिस्टम स्लो हो जाएगा। सही? ठीक वैसा ही होता है हमारे दिमाग के साथ भी। जब आप एक साथ 10 चीजें सोचने लगते हो, कल क्या करना है, अगर ऐसा हो गया तो लोग क्या सोचेंगे, तो आपका माइंड ओवरलोड हो जाता है। इसका हल क्या है? अपनी सोच को ऑब्जर्व करो। हर दिन कुछ मिनट चुपचाप बैठो और देखो कि दिमाग में क्या चल रहा है। जो फालतू है उसे जाने दो, जो जरूरी है उस पर एक्शन लो। लेखक हमें यह सिखाते हैं कि सपाट, शांत और स्पष्ट सोच ही असली ताकत है, और यही ताकत हर किसी के अंदर हो सकती है अगर वो इसे साधना सीखे। चैप्टर 2, जरूरत से ज्यादा सोचना क्यों खतरनाक है।
अब बात करते हैं उस आदत की जो ज्यादातर लोगों की सबसे बड़ी दुश्मन है, ओवरथिंकिंग, यानी जरूरत से ज्यादा सोचना। डेरियस फॉरेक्स कहते हैं, हम सोचने के लिए सोचते हैं, लेकिन एक वक्त के बाद सोचने के लिए सोचना बंद कर देना चाहिए। जब हम किसी समस्या या स्थिति के बारे में बार बार बिना किसी निष्कर्ष के सोचते रहते हैं, तो वो सोच मदद करने की बजाय हमारे खिलाफ काम करने लगती है। इसे ही ओवरथिंकिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए, मान लो आपने किसी दोस्त को मैसेज किया और उसने रिप्लाई नहीं किया। अब दिमाग शुरू हो जाएगा, उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या वो मुझसे नाराज है? शायद अब वो मुझे पसंद नहीं करता। और ऐसा सोचते सोचते आप अपने मूड को खुद ही बिगाड़ लेते हो। फॉरेक्स कहते हैं कि हमारा दिमाग एक ब्राउजर की तरह है। जितने ज्यादा टैब खुले होंगे, उतनी ही स्लो उसकी परफॉर्मेंस होगी। और अगर हम अपने दिमाग में 20 से 30 विचारों के टैब खोलकर बैठ जाएं, तो ये ना केवल डिसीजन मेकिंग को कमजोर करता है, बल्कि एंजाइटी और स्ट्रेस को भी बढ़ाता है। तो समाधान क्या है? लेखक बताते हैं कि सबसे पहले आपको यह पहचानना सीखना होगा कि कौन सा विचार यूजफुल है और कौन सा यूजलेस। हर सोच को पकड़ने की जरूरत नहीं है। आपका माइंड एक एयरपोर्ट नहीं है कि हर विचार को लैंडिंग की इजाजत दी जाए। एक आसान तरीका, जब भी आप ज्यादा सोचते हुए खुद को पकड़े, तो खुद से एक सवाल पूछें, क्या ये सोच मुझे किसी नतीजे तक ले जा रही है? अगर जवाब नहीं है, तो उसे जाने दो। लेखक हमें ये सिखाते हैं कि ओवरथिंकिंग कोई बुद्धिमानी नहीं है। ये एक बुरी आदत है जो हमारे एक्शन को रोकती है और हमें उलझनों में डाल देती है। अगर आप सीधा, साफ और लिमिटेड सोच अपनाओगे, तो आपका मन भी शांत रहेगा और निर्णय भी तेज। चैप्टर 3, फोकस करना कैसे सीखा जाए। आज की दुनिया में, जहां हर तरफ से नोटिफिकेशंस, डिस्ट्रैक्शंस और नॉइज का हमला है, फोकस करना एक सुपर पावर बन गया है। डेरियस फॉरेक्स कहते हैं, फोकस इजंट अबाउट डूइंग मोर, इट्स अबाउट डूइंग ओनली व्हाट मैटर्स। यानी फोकस का मतलब ये नहीं कि आप हर काम में लगे रहो, बल्कि ये है कि आप सिर्फ उन्हीं चीजों में अपना ध्यान लगाओ जो वाकई मायने रखती है। पर प्रॉब्लम यह है कि हमारा दिमाग हर वक्त एक मनकी की तरह इधर उधर कूदता रहता है। कभी फेसबुक, कभी यूट्यूब, कभी पुरानी यादें, तो कभी फ्यूचर की टेंशन। और इसी में हम असली काम से भटक जाते हैं। फोकस करने का पहला स्टेप है क्लियर प्रायोरिटी सेट करना। जब तक आपको यह नहीं पता कि आपको किस चीज पर ध्यान देना है, तब तक फोकस करना नामुमकिन है। डेरियस हमें सिलेक्टिव थिंकिंग का कॉन्सेप्ट समझाते हैं। इसका मतलब है, हर समय सब चीजों पर मत सोचो, सिर्फ उसी चीज पर सोचो और काम करो जो उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। एक आसान टेक्निक, रोज सुबह खुद से पूछिए, आज मेरा सबसे जरूरी काम क्या है? फिर बाकी सबको फिलहाल के लिए ब्लॉक कर दीजिए, चाहे वो दूसरों की बातें हों या सोशल मीडिया की चमक। लेखक कहते हैं, जहां फोकस नहीं होता, वहां रिजल्ट नहीं होते। और ये बात जिंदगी के हर क्षेत्र में लागू होती है, चाहे पढ़ाई हो, करियर हो या रिलेशनशिप। फोकस करना सीखने का मतलब है अपने दिमाग को ट्रेन करना, अपने टाइम और एनर्जी को उस जगह लगाना जहां से असली बदलाव आता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कम समय में बड़ा रिजल्ट, तो डिस्ट्रैक्शन हटाओ, डायरेक्शन पकड़ो। चैप्टर 4, दिमाग को साफ कैसे रखें। डेरियस फॉरेक्स इस चैप्टर में एक जरूरी सवाल उठाते हैं, अगर हम अपने कमरे की सफाई करते हैं, तो दिमाग की क्यों नहीं? सोचिए, अगर आपके कमरे में हर जगह कपड़े, किताबें और कचरा फैला हो, तो क्या आप वहां आराम से रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही, जब हमारे दिमाग में हर वक्त अनचाहे विचार, चिंता, कंपैरिजन और गिल्ट जैसी चीजें जमा होती रहती हैं, तो मन बेचैन और लाइफ बैप्टरी हो जाती है। इसीलिए लेखक कहते हैं, मेंटल डिक्लटरिंग इज नेसेसरी। मतलब, अपने दिमाग से फालतू सोच और मानसिक कचरे को रोज साफ करना सीखो। कैसे करें? डेली ब्रेन डंप। हर दिन कुछ मिनट निकालकर वो सब कुछ लिख डालो जो दिमाग में घूम रहा है, चाहे वो जरूरी हो
या नहीं। इससे आपका मन हल्का हो जाएगा। टू थिंक लिस्ट बनाओ। जैसे हम टू डू लिस्ट बनाते हैं, वैसे ही दिन की शुरुआत में 1 से 2 जरूरी मुद्दे तय करो जिन पर आज सोचोगे। इससे बाकी अनवांटेड थॉट्स अपने आप किनारे हो जाएंगे। इंफॉर्मेशन डिटॉक्स। दिन भर में कितनी न्यूज, सोशल मीडिया पोस्ट और बेकार गॉसिप हम अपने दिमाग में डालते हैं। जरा सोचो, हर दिन कुछ समय सिर्फ खुद के लिए रखो, जहां बाहरी शोर से दूरी हो। डेरियस कहते हैं, क्लैरिटी कम्स फ्रॉम सब्ट्रैक्शन नॉट एडिशन। यानी जब आप फालतू विचारों को हटाते हो, तभी असली सोच उभर कर सामने आती है। इसलिए याद रखिए, क्लियर माइंड बेटर लाइफ। चैप्टर 5, सोचने का एक सिस्टम बनाओ। डेरियस फॉरेक्स कहते हैं, रैंडम सोच आपको रैंडम रिजल्ट ही देगी। अगर आप बिना दिशा के सोचते हैं, तो आप बिना मंजिल के भटकते रहेंगे। इसीलिए जरूरी है कि हम सोचने के लिए एक सिस्टम तैयार करें। सोच को भी उतनी ही गंभीरता से लेना चाहिए जितनी हम अपने काम या फिटनेस को लेते हैं। सोचने का कोई भी फैसला लेने से पहले 3 स्टेप्स अपनाएं। डिफाइन द प्रॉब्लम। समस्या को साफ साफ समझो। अक्सर हम बिना ठीक से समझे ही सोचने लगते हैं। पहले यह तय करो कि असली समस्या क्या है। उदाहरण, क्या मुझे नौकरी बदलनी चाहिए? इससे पहले जानो कि परेशानी नौकरी है या उसमें काम करने का तरीका। लिमिट योर थिंकिंग टाइम। सोचने का समय तय करो। एक टाइमर लगाओ, 10 से 15 मिनट। उस दौरान सिर्फ उसी मुद्दे पर सोचो। इससे दिमाग भटकता नहीं और ओवरथिंकिंग भी नहीं होती। टेक एक्शन। एक्शन लो। सोच तभी काम की है जब वो आपको किसी ठोस कदम तक पहुंचाए। डिसीजन लेना ही सोच का अंतिम पड़ाव है, वरना सोच सोचकर थकना बेकार है। लेखक कहते हैं, थिंकिंग इज यूजफुल ओनली व्हेन इट लीड्स टू क्लैरिटी और एक्शन। यानी सोच का मतलब सिर्फ विचार करना नहीं है, बल्कि समाधान तक पहुंचना है। अगर आप हर बार सोचने से पहले ये सिस्टम अपनाते हैं, तो आपकी लाइफ में कंफ्यूजन कम और डायरेक्शन ज्यादा होगी। रैंडम थिंकिंग से निकलो, स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग को अपनाओ। चैप्टर 6, एक सीधी सोच से मिलती है सीधी सफलता। डेरियस फॉरेक्स इस चैप्टर में एक बहुत ही सीधी और दमदार बात कहते हैं, सिंपल थिंकिंग इज पावरफुल थिंकिंग। यानी जितनी आपकी सोच साफ और सीधी होगी, उतना ही आपकी जिंदगी में क्लैरिटी और रिजल्ट आएगा। हम में से ज्यादातर लोग हर बात को इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि एक्शन लेना ही मुश्किल हो जाता है। सोचिए, कोई छोटा सा काम करना हो, जैसे कि जिम जाना, तो हम उसमें भी सोचने लगते हैं, समय कैसे निकालूं? अगर मैं थक गया तो कल से शुरू करूं? और फिर हम करते कुछ नहीं। डेरियस कहते हैं, जिंदगी में कंफ्यूजन की सबसे बड़ी वजह है बेहिसाब सोच। तो इसका हल क्या है? सवालों को सीधा करो। कोई भी निर्णय लेने से पहले खुद से एक ही सवाल पूछो, क्या यह मेरे लिए सही है या नहीं? अगर जवाब हाँ है तो करो, नहीं है तो छोड़ो। कम सोचो, बेहतर सोचो। सोच को कम करने का मतलब ये नहीं कि आप गैर जिम्मेदार बन जाओ। इसका मतलब है आप उस सोच पर ध्यान दो जो जरूरी है, बाकी को नजरअंदाज करो। हर सोच को एक्शन में बदलो। सच्ची सोच वो है जो आपको मूवमेंट दे, एक्शन की ओर ले जाए। सिर्फ सोचते रहने से कुछ नहीं होता। डेरियस की बातों का सार यही है, क्लैरिटी इज अ सुपर पावर। अगर आपकी सोच साफ है तो आपके फैसले तेज होंगे और रिजल्ट भी शानदार। इसलिए याद रखो, सीधी सोच सीधी सफलता। तो दोस्तों, थिंक स्ट्रेट किताब हमें यह सिखाती है कि सफल लोग ज्यादा नहीं, बेहतर सोचते हैं। डेरियस फॉरेक्स के शब्दों में, हमारी जिंदगी उस सोच की क्वालिटी पर टिकी होती है जो हम हर दिन करते हैं। जब आप अपने विचारों पर कंट्रोल कर लेते हैं, तो ओवरथिंकिंग से छुटकारा मिलता है, डिसीजन लेना आसान हो जाता है और आपकी प्रोडक्टिविटी आसमान छूने लगती है। याद रखिए, सोच को ट्रेन करना आपके मोबाइल ऐप्स अपडेट करने से कहीं ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसे आप सोचते हैं वैसे ही आप महसूस करते हैं और फिर वैसे ही आप जीते हैं। इसलिए आज से खुद से एक वादा करें,
मैं हर फालतू सोच को पहचानूंगा और उसे हटाकर उस सोच को अपनाऊंगा जो मुझे आगे बढ़ाती है। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो इसे सिर्फ देखिए मत, अपनी सोच में उतारिए। और हां, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक बुक्स रियर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी किताबें जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों को बेहतर बनाएं। कमेंट में जरूर बताएं इस किताब का कौन सा चैप्टर आपको सबसे ज्यादा दिल से जुड़ा लगा। मिलते हैं अगली दमदार किताब के साथ। तब तक के लिए सोचो सीधा, जियो शानदार, सिर्फ बुक्स रियर पर।